हेलो एवरीवन। वेलकम टू किनी स्टडीज। आज है 16 नवंबर और आज की डेट में हम 2 दिनों की करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस को कवर करेंगे। शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द एनुअल यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस बिगिन ऑन 11 नवंबर। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, वार्षिक संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसे COP29 के नाम से जाना जाता है, ये 11 नवंबर को कहाँ पर शुरू हुआ। आपके ऑप्शंस हैं पेरिस फ्रांस, बाकू अजरबैजान, जेनेवा स्विट्जरलैंड या फिर न्यूयॉर्क USA। यहाँ पर आपको बताना है कि COP29 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये हो रहा है बाकू अजरबैजान में। आप देख सकते हैं, On 11th of November, the annual United Nations Climate Change Conference began in Baku, Azerbaijan, and the two-week-long event called the Finance COP will focus on securing a new climate finance target for countries most vulnerable to climate impacts. So, for India and the global south, access to finance, technology, and energy resources remains critical to meeting climate goals and protecting communities on the front lines of climate change. So far, India has played a key role in shaping the global climate finance framework to provide immediate financing need for mitigation and adaptation efforts. तो आप ध्यान रखेंगे, COP29 का आयोजन किया जा रहा है बाकू अजरबैजान में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which edition of the India Game Developer Conference started in Hyderabad? यहाँ पर आपसे हैदराबाद में इंडिया गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है, ये पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं 18th, 19th, 17th या फिर 16th। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये 16th एडिशन रहा है इंडिया गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस का, जिसका आयोजन किया जा रहा है हैदराबाद में। आप देख सकते हैं, the 16th edition of the India Game Developer Conference begins in Hyderabad, and this conference will attract about 20,000 attendees. So, it is organized by the Game Developer Association of India, and the conference will have over 150 sessions with more than 250 speakers. So, GDAI signed Memorandum of Understanding with the governments of Rajasthan and Sikkim, several academic institutions, and the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry. And these agreements focuses on addressing industry challenges such as skill shortages, regional development, and policy creation. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द कायाकल्प स्कीम इज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। यहाँ पर कायाकल्प योजना के बारे में पूछा जा रहा है। आपको बताना है कि ये किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर या फिर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो इस स्कीम को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। आप देख सकते हैं, ये अभी चर्चा में रहा बिकॉज द राजस्थान कमिश्नरेट कॉलेज एजुकेशन डायरेक्टेड 20 गवर्नमेंट कॉलेजेस टू पेंट देयर फिकेट्स एंड एंट्री हॉल्स ऑरेंज अंडर द कायाकल्प स्कीम। इस स्कीम की बात करें तो इसको लॉन्च किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन 2015 अंडर स्वच्छ भारत अभियान,
and it aims to promote cleanliness and improve healthcare quality. So it focuses on cleanliness, hygiene, infection control, and eco-friendly practices in public health facilities. The scheme rewards public health facilities for outstanding cleanliness and hygiene and also encourages regular assessment. And assessments occur at three levels जिनमें शामिल हैं internal, peer and external with the scores documented yearly to track improvements. तो आप ध्यान रखेंगे कायाकल्प जो स्कीम है उसको लॉन्च किया गया था 2015 में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहां पर कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द स्टेट ऑफ द क्लाइमेट 2024 रिपोर्ट इज released by the United Nations Framework Convention on Climate Change. And second, the global average temperature from January to September 2024 showed a significant increase compared to the pre-industrial level. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। आपको बताना है इस रिपोर्ट से संबंधित यहां पर कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहां पर सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आप देख सकते हैं द रिपोर्ट वॉज पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन नॉट UNFCCC। सो WMO की बात करें जिसे हम वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। इट इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन एटमॉस्फेरिक साइंस क्लाइमेटोलॉजी हाइड्रोलॉजी एंड जियोफिजिक्स। सो द WMO ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इंटरनेशनल मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन रहा है और इसको फाउंड किया गया है 1873 में एज अ फोरम फॉर एक्सचेंजिंग वेदर डाटा एंड रिसर्च। WMO का हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में और वर्तमान समय में इसके प्रेसिडेंट हैं अब्दुल्ला अल मंदूर जो कि संबंध रखते हैं UAE से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to the India Middle East Europe Economic Corridor, consider the following statements. यहाँ पर भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द IMEC project was signed at the G20 summit in New Delhi as part of the Partnership for Global Infrastructure and Investment. Second, the IMEC aims to use only rail routes to connect India with the Middle East and Europe. And third, the project aims to reduce greenhouse gas emissions by integrating sustainable energy infrastructure. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। आपको बताना है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर से संबंधित यहां पर कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है जबकि सेकंड इनकरेक्ट है। आप देख सकते हैं सो प्रोग्रेस ऑन द इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर्स नॉर्दर्न सेक्शन विल बी स्लो until the West Asian conflict cease while the eastern leg connecting UAE and Indian ports is advancing more rapidly, जिसकी वजह से ये अभी चर्चा में रहा है। So the corridor does not rely solely on rail routes. It uses a combination of rail and sea transport to enhance connectivity.
The IMEC integrates different modes of transport, including rail and maritime, to optimize efficiency by incorporating renewable energy, and IMEC aligns with global environmental standards. सो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करें तो इसको फॉर्म किया गया 9 सितंबर 2023 को। इसके साथ ही इसके जो फाउंडर कंट्रीज हैं उनकी बात करें तो उनमें शामिल हैं इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, सऊदी अरब, यूएई, यूरोपीय यूनियन, देन फ्रांस, जर्मनी, इटली। दीज कंट्रीज आर रिलेटेड टू दिस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which city is the host of Women's Asian Hockey Championship Trophy 2024? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का मेजबान कौन सा शहर है। आपके ऑप्शंस हैं जयपुर राजस्थान, लखनऊ उत्तर प्रदेश, राजगीर बिहार या फिर इंदौर मध्य प्रदेश। आपको बताना है कि महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो इसका आयोजन किया जा रहा है राजगीर बिहार में। आप देख सकते हैं द 2024 वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हेल्ड फ्रॉम 11th of November to 20th at Rajgir Hockey Stadium, Bihar. And this is the first international hockey tournament in Bihar. The Indian women's hockey team, led by the new captain Salima Tede, will defend their title. Top teams participating include China, Japan, Korea, Malaysia, and Thailand. And the tournament highlights Bihar's growing role in hosting international sports events. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which organization recently hosted the South Asian Telecommunication Regulators Council in Delhi? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में किस संगठन ने दिल्ली में दक्षिण एशियाई दूरसंचार नियामक परिषद की मेजबानी की है। आपके ऑप्शंस हैं यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशंस स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट या फिर वर्ल्ड बैंक। आपको बताना है साउथ एशियन टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटर्स काउंसिल की जो मीटिंग रही है इसका आयोजन किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो इसका आयोजन किया गया है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। आप देख सकते हैं द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया hosted the South Asian Telecommunication Regulators Council in Delhi, and the event was organized by the Asia Pacific Telecommunity. सो एपीटी की बात करें तो इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1979 टू प्रमोट आईसीटी डेवलपमेंट इन द एशिया पैसिफिक, एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड विद द सपोर्ट फ्रॉम UNESCAP एंड द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। सो वर्तमान समय की बात करें तो एपीटी करेंटली हैज 38 मेंबर कंट्रीज, 4 एसोसिएट मेंबर्स एंड ओवर 140 affiliate members, including private companies and academic institutions involved in ICT. सो ट्राई की बात करें जिसको हम टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात कर इंडिया के नाम से जानते हैं। ये एक रेगुलेटरी बॉडी है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड इट इज द रेगुलेटर ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर इन इंडिया। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1997 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में।
वर्तमान समय में ट्राई के चेयरपर्सन है अनिल कुमार लाहौटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च्ड द नेशनल एमएसएमई क्लस्टर आउटरीच प्रोग्राम। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है किस मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय एमएसएमई क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम को शुरू किया है। आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। आप देख सकते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण लॉन्च्ड द नेशनल एमएसएमई क्लस्टर आउटरीच प्रोग्राम एंड द प्रोग्राम इज अ जॉइंट एफर्ट बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड सिडबी। So it aims to support micro, small, and medium enterprises across India, and the initiative will enhance financial access and resources for MSMEs, fostering their growth. And the program also seeks to strengthen MSME clusters and address their specific needs. तो आप ध्यान रखेंगे ये एमएसएमई क्लस्टर आउटरीच जो प्रोग्राम है ये ज्वाइंट एफर्ट है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड सिडबी का। सो सिडबी के बारे में बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और ये वर्क करता है अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में और इसको फॉर्म किया गया था 1990 में। वर्तमान समय में इसके चेयरमैन एंड एमडी हैं मनोज मित्तल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल रोड फेडरेशन। यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय सड़क महासंघ के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इज हेडक्वार्टर्ड इन जिनेवा स्विट्जरलैंड एंड सेकंड द IRF is a global non-governmental organization that promotes safer and more sustainable road networks। और यहाँ पर आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। आपको बताना है IRF से संबंधित यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहाँ पर केवल सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि फर्स्ट इनकरेक्ट है। आप देख सकते हैं The International Road Federation has written a letter to the PM expressing concern at the growing number of road accident fatalities in the country, जिसकी वजह से ये चर्चा में रहा है। सो IRF की बात करें तो इट वाज फाउंडेड इन 1948 एंड इट्स मोटो इज बेटर रोड्स बेटर वर्ल्ड। और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स में, ना कि जेनेवा में। So IRF seeks to promote social and economic benefits of sustainable and environmentally sound road transport infrastructure at all levels of society. It provides a wide base of expertise for planning road development strategy and policy for governments and financial institutions in all aspects of road policy and development. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Where will the fourth edition of the Indian Navy's Pan India Coastal Defense Exercise Sea Vigil 24 be conducted? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है भारतीय नौसेना के पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 24 का चौथा संस्करण कहां पर आयोजित किया जाएगा। आपके ऑप्शंस हैं
अरेबियन सी ओनली अक्रॉस ऑल इंडियन कोस्टल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, बे ऑफ बंगाल या फिर ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो इसका आयोजन किया जाएगा अक्रॉस ऑल इंडियन कोस्टल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। अब देख सकते हैं, the Indian Navy will conduct the fourth edition of the Pan India Coastal Defense Exercise Sea Vigil 24 on 20th of November and 21st, and this large-scale exercise will involve six ministries and 21 organizations or agencies demonstrating significant geographical reach and participation. So the exercise aims to strengthen security at ports, oil rigs, single point moorings, cable landing points, and other critical coastal infrastructure with the active participation from the Indian Army and the Air Force through ships and aircraft deployment. So, Sea Vigil exercise की बात करें तो it was initiated in 2018 as a measure to bolster coastal defense following the 2111 Mumbai terror attacks covering 11,098 kilometer of coastline and a 2.4 million square kilometer exclusive economic zone। आप ध्यान रखेंगे, इस वर्ष आयोजित होने वाला ये सी विजिल एक्सरसाइज का फोर्थ एडिशन है और इसको शुरू किया गया पहली बार 2018 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the title of the novel for which Samantha Harvey won the 2024 Booker Prize? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है उस उपन्यास का शीर्षक क्या है जिसके लिए समंथा हार्वे ने 2024 का बुकर पुरस्कार जीता है। आपके ऑप्शंस हैं अर्थ फ्रॉम अबव, स्पेस बाउंड ऑर्बिटल या फिर द स्काईज एज। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये जो नॉवेल है उसका नाम है ऑर्बिटल। आप देख सकते हैं, Samantha Harvey won the 2024 Booker Prize for her novel titled Orbital, and the novel is set up about the International Space Station and it was written during the COVID-19 lockdown. So it depicts a single day on the space station with astronauts witnessing 16 sunrises and sunsets. And it explores the experience of astronauts aboard the International Space Station during a single 24-hour period, and Harvey drew inspiration from watching footage of Earth from space during the pandemic lockdown. So the novel's writing was praised for its intensity of attention to the precious and precarious world। आप ध्यान रखेंगे, 2024 का जो बुकर प्राइज है वो जीता है समांथा हार्वे ने और उनकी जो कृति है वो है ऑर्बिटल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which army's command established the think tank ज्ञान शक्ति to facilitate interaction on defense and security matters? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है किस सेना कमान ने रक्षा और सुरक्षा मामलों पर बातचीत को सुविधाजनक बनाने के लिए थिंक टैंक ज्ञान शक्ति की स्थापना की है। आपके ऑप्शंस हैं ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, साउथ वेस्टर्न कमांड या फिर नॉर्दर्न कमांड। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये इस्टेब्लिश किया किया है साउथ वेस्टर्न कमांड ने। आप देख सकते हैं, Jaipur based Southwestern Command has launched a think tank named Gyan Shakti to foster
Collaboration between armed forces, industry, state government, and academia on defense and security issues at both regional and national levels. So, the think tank will leverage the experience and domain knowledge of the veteran community to support the Indian Army's transformation and contribute to nation building efforts, including the vision of a rising Rajasthan and Viksit Bharat by 2047. So, the Lieutenant General Manjinder Singh, Southwestern Army commander, emphasized the need for indigenous defense production in the regions near conflict zones, particularly in Rajasthan, which shares the largest land border with India's western adversary. आप ध्यान रखेंगे ये जो थिंक टैंक है ज्ञान शक्ति ये स्थापित किया जाएगा जयपुर में। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।